हालत के बाद पहली दफ़ा वो आवाम के सामने आए हैं। किस तरह से देखते हैं आप उनके इस खिताब को? सदर के मेरे ख्याल में हेल्थ के हवाले से तो जो कंसर्न थे, और आपको जहन में भी होगा कि जिस जमाने में ये दुबई में ही थे बीमारी के दौरान, वहां से एक स्टेटमेंट भी जारी करवाई गई थी कि आर्टिकल 47 का इतलाक मेरे पे नहीं होता, और अगर ये इतलाक करने की कोशिश की गई तो फिर मेरा नारा होगा मैं नहीं मानता। तो बड़ा एक रेवोल्यूशनरी किस्म का एक बगावत वाला उसमें अंतर हमें नजर आया था कि अगर किसी ने ऐसी कोशिश की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ हल्कों में खदशा था कि सदर की सेहत को बुनियाद बनाते हुए शायद कुछ लोग कोर्ट में चले जाएं और इसकी फिल्म के ऑर्डर की कोशिश करें, तो आज उनको तकरीर करते हुए और जिस कदर उन्होंने जोश जज्बे का मुजाहरा भी किया, तो शायद वो कंसर्न तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइन जो है वो अपनी हिफाजत करना भी जानता है और जो उसको तोड़ता है उसको अंजाम तक पहुंचाना भी जानता है। किस ऐसे, हम अगर अपनी हिस्ट्री की बात करें तो कोई ऐसा वाक़या पेश आया था जब आइन ने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया हो और जिसने तोड़ा हो उसको अंजाम तक पहुंचाया हो? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हटके जो दो उनकी पंच लाइंस आपको आज के सारी स्पीच का अगर लिबरल बार निकालें तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था, और कुछ वो एलिमेंट जो प्रो पीपल्स पार्टी जाने जाते हैं हमारे मीडिया सर्कल्स में भी, और खुद हुकूमत के वो वज़रा जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स के अंदर कुछ लोगों को बार बार कह रहे थे कि सदर ने दो तकरीरें लिख के रखी हैं, एक जॉइंट सिटिंग के लिए और एक 27 दिसंबर के लिए, और उन तकरीरों के अंदर कहा यह जा रहा था कि वो कहानी वो सुनाएंगे जिससे पता चलेगा कि जनरल अहमद शुजा पाशा ISI वाले वो आके उनसे मुलाकातों में उन्हें क्या कहते थे या उन्होंने क्या रोल प्ले किया मेमो के हवाले से, और जनरल कियानी के साथ क्या वादे हुए थे और क्या उन्होंने किया। ये सारी चीजें वो खोल के बताएंगे, और उसके बाद देखिएगा कि हमारे जर्नलों का क्या हाल होता है। ये पीपल्स पार्टी के वज़रा की कहानी थी। मैं बिल्कुल आपको ये बात दुरुस्त बता रहा हूँ, और ये आपको अगर आप थोड़ी सी सर्च करेंगे तो आपको 4-6 आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखे मिल जाएंगे कि 27 दिसंबर को जो सदर की तकरीर होने वाली है, देखिएगा उसमें से क्या निकलने वाला है। तो आज सदर ने अपनी तकरीर में एक बड़ी कॉन्शियस एफर्ट की है। उन्होंने बराह रास्त फौज का नाम लिए बगैर उनको किसी किस्म का अटैक नहीं किया। ये एक सेफ किस्म का रास्ता था उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि आप पूछते हैं कि बेनजीर के केस का क्या हुआ, क्योंकि आज ये सुबह ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की। तो यहाँ मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने बड़ा क्लेवरली एक मूव की। उन्होंने कहा कि मैं इफ्तिखार चौधरी साहब आपसे पूछता हूँ कि बेनजीर के केस का क्या हुआ। आपको हमारा वजीर तो नजर आ गया 1.5 माह से अंदर बंद है, लेकिन ये बताइए कि जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस मैंने भेजा था उसका क्या हुआ। तो ये एक काउंटर मूव उन्होंने की है, वेरी क्लेवर मूव, जहां उन्होंने फौज को छोड़ दिया जहां से ये अंडर प्रेशर भी थे और मेमो वाले मामले में कुछ सूरत हाल अबतर होती नजर आती थी। और ये कुछ एक्सपेक्टेड था। अब लास्ट 2 डेज में जो प्राइम मिनिस्टर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूसुफ रजा गिलानी ने, जिसमें उन्होंने अपनी पहले वाली पोजीशन को ऑल टुगेदर चेंज ही कर दिया था, यू टर्न ले लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने स्टेट विद इन स्टेट, वो उन्होंने आर्मी को कहा था, ISI को कहा था, लेकिन गिलानी साहब ने कहा कि मैंने स्टेट विद इन स्टेट सिर्फ सेक्रेटरी डिफेंस का बाकी लोगों को तो कहा। अच्छा, तो मलिक साहब ये बताइएगा कि उन्होंने साथ ही ये हसरत भी जाहिर की कि जो है काश अदालतें मेरे इख्तियार में होती जो कि नहीं है। इससे क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। सदर साहब को ये इल्म में नहीं है क्या? नाज़रीन, गालिबन नदीम मलिक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा राब्ता हमारा हो जाए तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जो तकरीर है गढ़ी खुदाबख्श में, जो उन्होंने आवाम से खिताब किया है, उस हवाले से मज़ीद आपको तफसीलात दे सकें। और उनकी तकरीर के हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि उन्होंने जनूबी पंजाब का अपनी तकरीर में हवाला दिया, वहाँ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब तख्त लाहौर से अपना हक मांग रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं, हम पार्लियामेंट के ताबे हैं। और नाज़रीन, नदीम मलिक साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जिक्र किया तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अदलिया उनके मातहत नहीं आती, अदालतें उनके मातहत नहीं आती, हालांकि ऐसा होना चाहिए था। तो ये किस तरह का उन्होंने हवाला दिया है? क्या सदर साहब को ये इल्म नहीं है कि अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं? जब मैं आपका ये सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बताऊं कि मेरी आपकी लाइन ड्रॉप नहीं हुई। आजकल ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो रहमान मलिक के तहत भी कुछ अदारे आते हैं, उनका खास शौक है ये कि वो फोन सुने कि मैं और आप क्या बातें कर रहे हैं। हालांकि हम लाइव बीपर दे रहा हूँ मैं इस वक्त, स्टेट सीक्रेट नहीं शेयर हो रहे,
लेकिन ये उनकी मोहब्बत की वजह से इस तरह के मसाइल अक्सर आ जाते हैं। दूसरा, वो जो सवाल आपका है, वो इस वक्त जब वो तकरीर कर रहे थे तो मैंने भी सुना जिस वक्त उन्होंने कहा कि काश वो मेरे अंडर होते। मेरे ख्याल में सदर ने भोलपन में ये बात नहीं की। उन्हें आइडिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मकसद ही यही होता है कि वो एग्जीक्यूटिव से लहदा रहकर अपना काम कर सके। लेकिन मुराद उनकी यकीनन यही थी कि कुछ वो फैसले जैसे वो डोगर कोर्ट्स में उनके होते हुए हो सकते थे, कुछ ऐसी चीज भी हो सकता हो जाए, कुछ ढकी छुपी ख्वाहिश का भी इजहार होगा। लेकिन दो बातें उनकी जो है वो इस वक्त बहुत उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला, वहाँ पीपल्स पार्टी चाहती है, ये नहीं चाहती कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये डिक्लेयर कर दे कि जुल्फकार अली भुट्टो मासूम थे, ये कोर्ट के पर्यू में नहीं है। लेकिन जो स्प्लिट जजमेंट जिसकी बुनियाद के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक लफ्ज अब ये कह दे कि वो जो जजमेंट थी वो कंट्रोवर्शियल थी, ये फैसले को रीट्रायल हो सकने की गुंजाइश थी, या इंसाफ के सारे तकाजे पूरे नहीं किए गए, कहीं अगर ये एक जुमला इफ्तिखार चौधरी के मुंह से आ जाए तो ये आसिफ अली जरदारी की बहुत बड़ी सियासी फतह हो सकती है। बेनजीर भुट्टो वाला जो केस है, इसमें इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी खुद कसूरवार ज्यादा नजर आती है, क्योंकि 4 साल में FIA के जरिए जितनी तहकीकात होनी थी वो की नहीं गई। रहमान मलिक साहब, जिनके ऊपर UN कमीशन रिपोर्ट, जो जरदारी साहब ने आज अपनी तकरीर में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उसका हवाला दिया, उन्होंने कहा मैंने कमीशन को बोला था कि आओ तहकीकात करो, लेकिन क्योंकि कॉन्डोलीजा राइस उस पर पेश नहीं हुई इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बैड मूव ऑन द पार्ट ऑफ जरदारी साहब, क्योंकि 4 साल के बाद ये स्टेटमेंट देना कि मैंने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, उसी UN कमीशन को जिसको पीपल्स पार्टी के मुतालबे की वजह से ही इंगेज किया गया था। उस वक्त हमारे जो खारजा सेक्रेटरी थे उन्होंने मुखालफत की, उनको रिजाइन देकर अपनी वो जो फॉरेन सेक्रेटरीशिप थी उससे जाना पड़ा, क्योंकि वो मुखालफत कर रहे थे इसकी कि आप UN को इस काम में मत इन्वॉल्व करें, अपनी एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराएं। तो पीपल्स पार्टी के मुतालबे के ऊपर UN को इन्वॉल्व किया गया। उसी UN कमीशन की रिपोर्ट ने बहुत ही टेढ़ा सवाल उठाया था। उस टेढ़े सवाल का जो लिबरल बात था कि उस सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर एक बैकअप कार थी जिसको रहमान मलिक साहब, जो जरदारी साहब के वजीर दाखिला है, वो ड्राइव कर रहे थे। वो मौका वारदात से लेकर इस्लामाबाद में 20 मिनट तक ड्राइव करके पहुंच गए और मीडिया को वो झूठा बीपर ये देते रहे कि मैं तो बेनजीर के पीछे जा रहा हूँ, हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ और बेनजीर खैरियत से, कोई फिक्र की बात नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डेड है, हम प्रोग्राम में आज प्ले भी करेंगे। क्या सदर साहब की जो तकरीर थी वो इस तकरीर से मुताबिकत रखती थी? मेरे ख्याल में बाकी चीजों पे मुझे कोई इतराज नहीं है, तो इसके जो उन्होंने टारगेट किया बेनजीर भुट्टो मर्डर के हवाले से चीफ जस्टिस को, क्योंकि उनको अगर टारगेट करना था, जो इनका इशू मेमो वाला चल रहा है उस पर उनको कुछ जुमलेबाजी कर लेते तो ठीक था, चले अपना वो पॉलिटिकल स्कोर उनसे सज्जू कर लेते। लेकिन बेनजीर भुट्टो मर्डर ट्रायल के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल जो है खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हम पूछते हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलता, और इनके लिए ये जवाब देने मुश्किल होंगे इलेक्शन के वक्त जब ये लोगों के सामने जाएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सर्कुलेशन कोई नई बात नहीं, माजी में भी पहले भी बहुत हुई। हमारी सियासत में एजेंसियों का रोल भी अनहोनी बात नहीं, वो भी माजी में भी रहा। गैर मुल्की एजेंसियों का भी रोल पाकिस्तान में मौजूद है, अमेरिका का भी रोल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं हो कि जिसकी लीडर 2 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको असैसिनेट कर दिया गया हो और उसके 10-15 दिन महीने बाद इलेक्शन के नतीजे में वही पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई हो और 4 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर पाए। ये एक अलमिया है और बहुत बड़ी कोताही है जिसका सामना करना है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। जब भी ये इंतखाबात के वक्त लोगों के सामने जाएंगे ये सवालात इनके सामने उठाए जाएंगे कि 4 साल में आप बेनजीर भुट्टो के कातिलों को क्यों पकड़ नहीं पाए। जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर इल्जाम बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में आयद कर दिया था, जो उन्होंने मार्क सीगल को ईमेल दी और वो ईमेल जो है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर उसका क्लिप दस्तियाब है, क्योंकि CNN ने बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद वो ईमेल भी दिखाई, मार्क सीगल का इंटरव्यू भी किया, हमने भी अपने प्रोग्राम में वो क्लिप्स दिखाए उसके अलावा एक बड़ी नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है जिनका हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने भी अमेरिका के साथ, उनके अमेरिकन एम्बेसडर के साथ जो लास्ट मीटिंग थी बेनजीर भुट्टो की, उनके हवाले से पूरी तफसील दी। मोहतरमा ने अपनी किताब जो है रिकन्सिलेशन, उसके अंदर अपनी वफात से पहले जिस किस्म की बातें लिखी उसका भी पूरी तफसील मौजूद है। फिर एक लेटर मोहतरमा ने अपनी जिंदगी में जो जनरल परवेज मुशर्रफ को लिखा 18 अक्टूबर के हमले के बाद, जिसमें 3 शख्सियात के नाम उन्होंने लिए, वो भी दस्तयाब है। फिर ये भी उन्होंने अपनी ईमेल के अंदर मार्क सीगल को लिखा कि अगर मैं असैसिनेट हो जाती हूँ तो इसका रिस्पॉन्सिबल जनरल परवेज मुशर्रफ होगा।
इन तमाम चीज़ों, इन तमाम हक़ाइक़ के होते हुए जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यूएन कमीशन को इंगेज किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यूएन कमीशन की रिपोर्ट में 3-4 मेन फाइंडिंग्स थी। बाकी रिपोर्ट की तफसीलात छोड़ दें कि उन्होंने क्या कहा। एक, उन्होंने सर-ए-फ़हरिस्त कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। नंबर 2, उन्होंने सस्पिशियस रोल जो था उस वक्त के पुलिस ऑफिसर का और उस वक्त के डीजीएमआई का, उसको आइडेंटिफाई किया। नंबर 3 के ऊपर उन्होंने रहमान मलिक जो बेनज़ीर के सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे और उस जलसे के अंदर वह जो बैकअप कार थी उसमें वो सवार थे जो हादसे के वक्त जब धमाका होता है वो लेकर वहां से भाग गए और इस्लामाबाद पहुंच गए। ये 3 सवालात के जवाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जरूर देने चाहिए थे। लोगों को 4 साल का तो बहुत होता है, वो नहीं दे पाए। फिर इसी तरीके से एक और अहम सवाल ये था, उसी रिपोर्ट के अंदर उठाया गया कि जब मोहतरमा की असैसिनेशन होती है 27 दिसंबर 2007 को, उससे एक दिन बाद आपके वज़ारत दाखिला के जो वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को हेड करते थे ब्रिगेडियर चीमा, उन्होंने कहा कि ये तो बैतुल्लाह महसूद ने मारा है। हमने एक वॉइस जो है उसको कैच किया है थ्रू इंटेलिजेंस सोर्सेज और वो ये कह रहे हैं किसी मौलवी साहब को मुबारक दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, हमने 2 बच्चे भेजे थे जिन्होंने ये जो अजीम कारनामा सर अंजाम दे दिए है, तो ये आवाज़ बैतुल्लाह महसूद की है। बाद में हमें ये सवाल सामने आया कि क्या आपने वॉइस आइडेंटिफिकेशन की थी कि काम बैतुल्लाह महसूद का, फिर आपने बैतुल्लाह महसूद को पकड़ा क्यों नहीं? आप देखें अमरीकी ड्रोन हमलों के अंदर हकीमुल्लाह महसूद नहीं मारा गया, वो कोई शख्स नहीं मारा गया जो पाकिस्तान के अंदर बम धमाकों में मुलव्वस रहा था या रहा है, लेकिन बैतुल्लाह महसूद मारा गया उन्हीं ड्रोन हमलों के नतीजे में, इसलिए अब आप उस सवाल को नहीं पूछ सकते। फिर एक शख्स था जिसका नाम था खालिद चैनचा जो 27 दिसंबर को बीबी जलसा गाह से बाहर तशरीफ ला रही थी, बल्कि जलसे में अभी खिताब कर रही थी, तो बीबी के साथ खड़ा अपनी ये शाह रग की तरफ इशारा करके तो कुछ बीबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इशारे का मतलब क्या था ये खालिद चैनचा को पता होगा, मैं इसके ऊपर कुछ गैस नहीं करना चाहता, लेकिन खालिद चैनचा को इस वाक़े के चंद दिन बाद कराची में असैसिनेट कर दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। अब ये सवालात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही उठे, गवर्नमेंट में ही वो शवाहिद खत्म हो गए। अगर आप मुर्तज़ा भुट्टो की मर्डर को ज़हन में रखें जो कराची में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान कत्ल हुआ था, तो मोहतरमा की जिंदगी में ही और कुछ उसके बाद जितने वो पुलिस ऑफिसर थे, मेजोरिटी ऑफ देम इंक्लूडिंग दैट इंस्पेक्टर जो उस वक्त उस मौके पे मौजूद था जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो को असैसिनेट किया गया था, वो तमाम लोग मर्डर कर दिए गए थे। इस तरीके से आप पूरी मर्डर ट्रेल जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, आप किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आप ये सवालात जो है शुबे के तौर पर तो उठाए जाते रहेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा दे, दूसरा तीसरे पे इल्जाम लगा दे, लेकिन उनके जवाब देने वाले लोग जो है वो खत्म कर दिए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और सदर साहब की तकरीर पर अपने तज्जिए से हमें आगाह कर